विरासत। नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला दिन आज सोमवार। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कौन सी बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। प्रधानमंत्री आज से तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार का करेंगे 3 दिनों का दौरा। 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम आज तेलंगाना के आदिलाबाद में 56,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। आज वित्त मंत्री करेंगी जीएसटी प्रवर्तन प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। नई दिल्ली में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। वस्तु और सेवा कर की चोरी रोकने, फर्जी बिल से निपटने और बेहतर कार्य प्रणाली को साझा करने पर होगा विचार विमर्श। महंगाई में कमी और ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीदों के बीच जापान के शेयर बाजार निक्केई ने बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार 40,000 के पार गया इंडेक्स। नैस्डैक, S&P 500, MSCI वर्ल्ड ने भी बीते हफ्ते बनाया था नया रिकॉर्ड। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स जिस पर हमारी निगाह रहेंगी। आपको बताएंगे खबरों को विस्तार से और चर्चा करेंगे आज के फोकस में भारतीय अर्थव्यवस्था पर। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री के आज से जो दौरा शुरू हो रहा है उससे जुड़ी खबरों पर निगाह डालते हैं। आज से पीएम मोदी तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिनों का दौरा करेंगे। तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री आदिलाबाद के 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रमुख रूप से ऊर्जा, सड़क, रेल सहित कई तरह की परियोजनाएं शामिल हैं। देखते हैं तेलंगाना से हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दक्षिण भारत की यात्रा पर तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना की यूनिट 2 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं देश के कई राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भी पीएम शुभारंभ करेंगे। इसमें झारखंड के चतरा में 660 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना, छत्तीसगढ़ के सीपत एवं बिलासपुर में फ्लाई ऐश आधारित लाइट वेट एग्रीगेट प्लांट, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के एसटीपी संयंत्र और सोनभद्र के सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री अक्षय ऊर्जा से 2,500 मेगावाट बिजली की निकासी के लिए रिन्यू की कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन योजना का उद्घाटन करेंगे। ये अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन योजना कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री देश के कई राज्यों में ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी तेलंगाना यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सड़क और रेल से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें नव विद्युतीकृत अंबारी आदिलाबाद पिंपलखुटी रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री तेलंगाना के संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी एक रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसका डेडिकेशन टू नेशन करेंगे। ये सेक्शन अंबारी से पिंपलकुट्टी करीब 58 किलोमीटर्स का रूट किलोमीटर है और 70 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था। लास्ट ईयर ये काम पूरा होने के बाद इस पे गुड्स ट्रेन्स और बाद में पैसेंजर ट्रेन भी हमने चलाना शुरू कर दिया है। ये पूरे भारतवर्ष में एक इलेक्ट्रिफिकेशन का मिशन की तरह से काम हो रहा है, जिसका ये एक पार्ट है। और अब ये नांदेड़ डिवीज़न में जो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है उसमें ये करीब 90% काम पूरा हो चुका है और आशा है कि इसी मार्च के अंदर सारी ही वायरिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, 100% काम पूरा हो जाएगा। संगारेड्डी में शुरू की गई परियोजनाओं में सड़क, रेल,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में राज्य और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी गठन के प्रवर्तन प्रमुखों के साथ एक दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में वस्तु और सेवा कर के चोरी रोकने, फर्जी बिल्स से निपटने और बेहतर कार्य प्रणाली को साझा करने पर विचार विमर्श होगा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी और डेटा का लाभ उठाना, व्यवसाय करने में आसानी का संतुलन करना बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में स्वदेशी रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन करेंगे। डेफ कनेक्ट देश के रक्षा नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एकजुट करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना। यह आयोजन रक्षा क्षेत्र में भारत के अग्रणी उद्योगों में बड़ी संख्या में नव प्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा। चलो सब देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। ब्रेक के उस पर कई अहम खबरें इकॉनमी टुडे से जुड़ी हुई हैं, देखते रहिए। नमस्कार। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। मार्केट में तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है, उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं बाजारों की। देखते हैं आज हफ्ते की शुरुआत किस तरह से हुई है। गिफ्ट निफ्टी से 4 अंक ऊपर 22,533 का स्तर आज दिखाई दिया। जो सकारात्मक संकेत हैं वो आज गिफ्ट निफ्टी से हमें मिलने शुरू हो गए थे। और आज देखें कि किस तरह से ओपनिंग हुई है आज भारतीय शेयर बाजारों की। सेंसेक्स करीब 80 अंक ऊपर 73,885 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी में भी आज बढ़त के साथ शुरुआती कारोबार में 62 अंकों की बढ़त, 22,401 का स्तर आज के कारोबार में दिखाई दिया। टॉप गेनर्स आज के एनटीपीसी 3% ऊपर, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड, अडानी पोर्ट और भारतीय एयरटेल के शेयर्स में आज शुरुआती कारोबार में बढ़त दिखाई दी है। जहां पर गिरावट नजर आ रही है उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर्स और आशा मोटर्स शामिल है। आईटी इंडेक्स और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में इस वक्त गिरावट दिखाई दे रही है। ऑटो भी थोड़ा सा प्रेशर में है। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी प्रेशर नज़र आ रहा है। एफएमसीजी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि हेल्थ केयर में बढ़त दिख रही है। मेटल्स पर भी प्रेशर दिख रहा है। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला रुख। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 44 अंक नीचे, S&P 500 40 अंक ऊपर। नैस्डैक में 180 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही है। नैस्डैक ने रिकॉर्ड बनाया बीते हफ्ते। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में 52 अंकों की बढ़त। सीएसई फ्रांस 6 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया है। जर्मनी का डैक्स 56 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजारों की बात करें तो निक्की ने 40,000 का आंकड़ा पार किया। हम टॉप लाइंस में आज को आपको बता रहे थे कि ऑल टाइम हाई है ये निक्की का, 316 अंक ऊपर। हैंगसेंग 5 अंक ऊपर। कॉस्पी में 32 अंकों की आज बढ़त देखी गई। 2674 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया।
क्रूड ऑयल का भाव 83.69 प्रति बैरल के स्तर पर बने हुए। फिलहाल बाजारों में थोड़ी सी गिरावट का जो रुख है उसकी शुरुआत हो गई है, यानी जो शुरुआत हुई थी पॉजिटिव टेरिटरी में अब वो नेगेटिव में जाता हुआ दिख रहा है। 44 अंक नीचे अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स और निफ्टी 12 अंक नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं इकॉनमी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूँ। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं आज के फोकस की। और बीते हमने कई पॉजिटिव खबरें देखी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। कुछ बड़ी खबरों पर निगाह डालते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। 5 सबसे बड़ी खबरें। आपको पता है अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जीडीपी की विकास दर 8.4% दर्ज की गई। ये बीते हफ्ते की शायद सबसे बड़ी खबर थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। फरवरी माह का जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपया रहा। 12% से ज्यादा की बढ़त दिखाई दी जीएसटी कलेक्शन में। भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 56.9 के स्तर पर रहा, जो 5 महीनों का सर्वोच्च स्तर है। पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। नए ऑर्डर्स कितने मिले? अगले 1 दशक तक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 20% का योगदान करेगा, आईएमएफ ने कहा। और भारतीय शेयर बाजार में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई 73,994 के पार पहुंच चुका था बीते हफ्ते। तो ये बड़ी खबरें जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रोफेसर प्रशांत कुमार घोष, जो कि अर्थशास्त्री हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के रह चुके हैं और सीधे प्रयागराज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको और स्वागत है आपका इकॉनमी टुडे में। भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगर हम इन खबरों पर निगाह डालें तो सबसे पहले जीडीपी विकास दर से ही शुरुआत करते हैं। क्या 8.4% ने आपको भी आश्चर्य में डाला? नहीं, आश्चर्य की बात तो नहीं है। एक बहुत सकारात्मक अंक है ये। और मैं ये कहूँगा कि जो अमृतकाल का पहला वर्ष हमारा है वो वास्तव में अमृत लेकर आया है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है। हम जब एक सूचकांक है मैक्रो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, यानी आर्थिक भेद्यता सूचकांक, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति का सबसे बढ़िया आकलन है, केवल जीडीपी ही नहीं है। उसमें हम लोग 3 चीजें लेते हैं। एक है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन, और तीसरा है चालू खाते का घाटा यानी वैदेशिक क्षेत्र। हम इन तीनों ही क्षेत्रों में एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 2025-26 तक हमें राजकोषीय घाटा, जैसे कि
अर्थव्यवस्था के सबसे प्रमुख संकेतक के रूप में माना जाता है, उसे हमें 4.5 से नीचे लाना है। अभी एक साल बचा हुआ है और इस साल हम 24-25 में उसको 5.1 पर आने की आशा कर रहे हैं। ये 2021-22 के वित्त मंत्री के बजट स्पीच का हिस्सा है। मुद्रास्फीति की दर जिसकी अधिकतम सीमा 6% तक अच्छी मानी गई है, वो हम ऑलरेडी उससे नीचे हैं। लगभग 5% के आसपास हम जनवरी 2024 में रहे हैं। और जो वैदेशिक क्षेत्र का जो आकलन है वो होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें हम लोग कहते हैं कि 1.5% से अगर नीचे आपका चालू खाते घाटा है तो बहुत अच्छा है। और हम अगर आज की स्थिति में देखें तो हम पहली 3 तिमाही में ही 1.1% पर आ गए हैं और आशा ये करते हैं कि जब वर्ष बीतेगा हम 1% से भी नीचे चले जाएंगे। तो ये जो तीनों स्थितियां हैं आकलन के लिए वो बहुत ही अच्छी हैं। दूसरी बात मैं एक और यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, विश्व में एक प्राथमिक उपभोक्ता मनोभाव सूचकांक जारी किया था जिसमें 29 देश शामिल हैं। और ये एक अच्छी खबर होगी कि इन 29 देशों में जो अभी फरवरी 2024 का महीना बीता है, विश्व में भारत ने उसमें सबसे उच्च स्थान प्राप्त किया है, जिसका अंक 69.4 है आउट ऑफ 100, जबकि विश्व का जो औसत है वो 49.1 है। तो हमने 20 प्रतिशत अंकों की छलांग पूरे विश्व अर्थव्यवस्था के औसत से अधिक लगाई है। ये बहुत अच्छी खबर है और जो हमारे ग्रोथ को और आगे बढ़ाती है। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि जब ये हाल ही में आंकड़े जारी हुए हैं वो है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। 10 साल के बाद जी पारिवारिक उपभोग व्यय का सर्वेक्षण हुआ है। अगर हम देखें कि 2011-12 में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोक्ता व्यय था वो क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों में लगभग 2600 रुपये था। वो आज बढ़कर 3800 से अधिक रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में और 6000 से अधिक नगरीय क्षेत्रों में पहुंच गया। ये जो बहुत बड़ी छलांग है, इसने ही हमारे उद्योग को और सेवा क्षेत्र के उत्पादन को जो जीडीपी में योगदान देता है उसको पुश करने में बहुत बड़ी मदद की है। और जैसा आप कह रहे थे कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, जिसमें हम लोग 2 हिस्से लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विसेज। इसमें आपने जो 56.9% बताया है, उससे भी कहीं अधिक जो सर्विस सेक्टर का है वो 62 रहा है आपके फरवरी 2024 में। तो इतनी बड़ी छलांग है। और जो संकेत ये करता है, जिसमें आप जानते हैं कि उसमें 5 संकेतक हैं, नए ऑर्डर और प्रोडक्शन के मैनेजर्स को क्या मिल रहे हैं, कंपनी को क्या मिल रहे हैं, आउटपुट क्या हो रहा है, रोजगार क्या है, और जो सप्लायर है उनका डिलीवरी टाइम कितना है, और स्टॉक का परचेज कितना है। इसमें सबसे अधिक जो भारांश है 30% का, वो है नए ऑर्डर्स। तो नए ऑर्डर्स के साथ जब ये बढ़ता है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था एक नई छलांग लगाती है। इसलिए जीडीपी के तीसरे तिमाही का जो आंकड़ा है वो मुझे चौंकाता नहीं है। और ये संकेतक आ रहे हैं कि जब ये चौथी तिमाही बीतेगी तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं नव हिंदू वृद्धि दर, 7% से ऊपर एक्सपेक्टेड है। ये 7.6% पूरे वर्ष की होगी, जो बहुत ही अच्छा और एक हाई ग्रोथ रेट है, ये देखते हुए कि विश्व औसत हमसे बहुत कम है और जो बहुत अन्य बड़े देश हैं वो हमसे बहुत पिछड़े हैं। तो मैं एक सेंटेंस कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, लेकिन मैं कहता हूं कि इंडिया हैज ऑलरेडी इमर्ज्ड। इसका उदय पहले ही हो चुका है, ये उदीयमान नहीं रह गया है। बिल्कुल सही कहा जी सर। और जिस तरह से आईएमएफ जैसी बड़ी संस्थाएं ये भी कह रहे हैं कि भारत जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और ये लगातार जारी रहेगा। सर, अगले कुछ सालों में जो अभी वैश्विक परिदृश्य है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब इन्फ्लेशन में शायद कमी होने की उम्मीद है, ब्याज दरों में शायद कमी होने की शुरुआत हो सकती है अमेरिका से, जिसका असर इमर्जिंग इकोनॉमीज पे पड़ेगा। हमारे यहाँ भी कहा जा रहा है कि हम अप्रैल, मई, जून के बाद में हो सकता है इंटरेस्ट रेट में कटौती की शुरुआत हो जाए। तो क्या आप उसको एक बड़ा फैक्टर देखते हैं अगली छलांग के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से? निश्चित रूप से। और अभी बिल्कुल हाल में एक बहुत बड़ी संस्था है गोल्डमैन सैक्स, उनकी रिपोर्ट आई है एशिया इन फोकस इंडिया। तो इंडिया पे रिपोर्ट फोकस किया उन्होंने कहा कि जो भारत का एक्सटर्नल बैलेंस है वो आज एक शब्द होता है गोल्डी लॉक्स, यानी एक आदर्श स्थिति में है, जिसके लिए उन्होंने चालू खाते के घाटे को और स्ट्रांग पब्लिक कैपिटल फ्लो को, एडिक्वेट विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्तता और बहुत निम्न विदेशी ऋण, ये जो 4 फैक्टर हैं वो हमारे लिए वैदेशिक क्षेत्र को भी बहुत उन्नत कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि इंडिया की जो अगली छलांग है, जो मैं सोचता हूँ कि ग्रोथ रेट
हम डबल डिजिट तक ले जाएंगे अगले कुछ वर्षों में। उसमें जो संवाहक होगा वो भारत का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर तो होगा ही, साथ ही साथ एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो हमें बहुत ऊंची छलांग देगा। और जिसमें हम लोगों ने आज जहां एक और बड़ी अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था भारत की चीन है, वो हमसे बहुत पिछड़ती जा रही है और हम आगे निकलते जा रहे हैं। और खासकर कुछ विशेष क्षेत्रों में, वो चाहे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो, चाहे चिप मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हो, इन सभी क्षेत्रों में हम विश्व में सबसे उच्च स्थान हासिल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है, मुझे लगता है कि हम लोग शीघ्र ही दोहरे अंकों की ग्रोथ रेट, अभी तो हम 8.4% की बात कर रहे हैं, और इंडिया का लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव है वो है सुपर हिंदू ग्रोथ रेट। और मैं संतुष्ट हूं कि हम इस सुपर हिंदू ग्रोथ रेट को निश्चित प्राप्त कर पाएंगे। सर, आपने ग्रोथ की तो बात की, पहले ये आरोप लगाया जाता था कि जो ग्रोथ है जॉबलेस ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट वो उसमें जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन आपने जिस तरह से कंजम्पशन के आंकड़े बताए 10 साल बाद जो जारी किए गए, जिसमें शहरों और गांवों के बीच का अंतर भी कम हो रहा है और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर करने की ताकत, क्षमता गांव में भी बढ़ रही है। तो ये जो कम होता हुआ दायरा है दोनों शहरों और गांव के बीच में, रिवर्स माइग्रेशन शायद होना शुरू हो जाए, वो क्या दिखाता है? क्या हम वाकई समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से आज जो समावेशी विकास है वो पूरे विश्व के लिए आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु बन गया है। और हमने भारत में ये शब्द आज का नहीं, हमारे जब 11th फैक्टर हम ले रहे थे तो उसका हमने केंद्र बिंदु बनाया था समावेशी विकास को, और उसे 12th में भी हमने मोर समावेशी की बात की थी। आप चाहे उसे विकास के समस्त आयामों में, यानी केवल आय में नहीं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वो अन्य सोशल सेक्टर के प्रोग्राम में देखें तो ये समावेशी विकास हमने बहुत अच्छा किया है। और जहां तक आपने जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की चर्चा की, मैं उसका एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो विषमताएं जिसकी आप चर्चा करते हैं, विषमताएं जो होती हैं आय वितरण की, उसमें अगर हम 2011-12 की तुलना में 2022-23 की तुलना करें तो विषमता नापने का, आय विषमता नापने का जो सबसे अच्छा मापदंड होता है किसी अर्थव्यवस्था में, वो है गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट। आप ये देखेंगे कि अर्बन सेक्टर में ये गिनी गुणांक, यानी जितना इसका अंक नीचे होगा उतना अच्छा होगा, ये एक दशक में 36.7 से घटकर 31.9 पर आ गया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 28.7 से घटकर 27.0 पर आ गया है। तो विषमताएं भी वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुत कम हुई हैं। और इसकी रफ्तार जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्र में आपका परचेजिंग पावर मैनेजिंग इंडेक्स का पुश बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा संकेतक है जो समावेशी विकास की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है भारत के लिए। एक अंतिम सवाल सर, ये जो स्टॉक मार्केट में इतना ज़्यादा सर्ज देखा जा रहा है, क्या वो किसी तरह का बबल तो नहीं है? क्या लोगों को बाद में परेशानी तो नहीं हो सकती है? पहले जो हम लोग कैपिटल फ्लाइट देखा करते थे इमर्जिंग इकोनॉमीज से वापस अमेरिका की तरफ जाता हुआ, लुकिंग एट द करंट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट सिनेरियो एट द ग्लोबल लेवल, आपका असेसमेंट क्या है स्टॉक मार्केट में जो ये सर्ज है उसको लेकर? सर, अभी गोल्डमैन शेयर्स की चर्चा की जिसमें एशिया इन फोकस इंडिया के लिए उन्होंने 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की, और जब ये 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजूद होते हैं, निश्चित रूप से हम लोग एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जिसमें विश्व के निवेश को हम आकर्षित करते हैं, वापस नहीं होते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत देशों का निवेश अब जो बड़े देश से, विशेषकर चाइना, उससे डाइवर्ट होकर टुवर्ड्स इंडिया आ रहा है। और इंडिया इज बिकमिंग, हम लोग पहले कहते थे कि चाइना इज वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड इंडिया इज वर्ल्ड ऑफिस, लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि इंडिया इज बोथ वर्ल्ड्स फैक्ट्री एंड ऑफिस बोथ। तो हम अट्रैक्ट करेंगे, जब आप देखिए कि हमारा सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही अपनी उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। 73,000 से अधिक हमारा सेंसेक्स है, निफ्टी हमारा 22,000 से अधिक प्राप्त कर गया है, जबकि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था में छलांग है वो हमारी अपेक्षा बहुत धीमी है। तो ये एक मैग्नेट का काम करता है, और विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बहुत अच्छा है, और ग्रोथ रेट तो सबसे बड़ा आकर्षण है निवेशक को, विदेशी निवेशक को आकर्षित करने के लिए। हम इन सारे सेक्टर में बहुत पॉजिटिव है। साथ साथ जो हमने एक अपना लीडरशिप और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मैसेज, विशेषकर G20 सम्मेलन के बाद, उससे भारत की छवि इस स्तर पर बहुत अग्रणी हुई है, नेतृत्व वाली हुई है, और वो निश्चित रूप से हमें निवेश आकर्षित करने में सहायक होगा। रिवर्स नहीं होगा, यहाँ से आउटफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो ज्यादा होगा, ये मेरा अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, और मैं इसलिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने आपके संरक्षण में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बहुत खुशी है, आज मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा दिन है आपके साथ बात करके और कुछ सवाल करके। बहुत बहुत धन्यवाद।
और देश में गरीबी को लेकर के अच्छी खबर है। हाल में एक अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला और करण भसीन ने एक लेख में दावा किया कि भारत ने अति गरीबी को खत्म कर दिया है। उन्होंने इसके लिए हाल ही में जारी 2022-23 के उपभोग व्यय के आंकड़ों का हवाला दिया। दोनों प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने लेख में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2011-12 के बाद से वास्तविक प्रति व्यक्ति आय खपत 2.9% प्रति वर्ष बढ़ी। इस दौरान गांवों में यह वृद्धि दर ज्यादा रही 3.1% और शहरों में वृद्धि दर 2.6% रही। लेख में यह कहा गया है कि इस दौरान शहरी और ग्रामीण असमानता में काफी गिरावट आई। शहरी गिनी 36.7% से गिर करके 36.7 से घट करके 31.9 हुआ, जबकि ग्रामीण गिनी 28.7 से घटा और 27 पर आ गया। गिनी सूचकांक आय वितरण की असमानता को दिखाता है। अगर ये शून्य है तो इसका अर्थ है कि समाज में पूरी तरह से समानता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी का अनुपात, जिसे हेड काउंट गरीबी अनुपात कहते हैं, वो 11-12 में 12.2% से घट करके 22-23 में 2% रहा। ग्रामीण गरीबी 2.5%, शहरी गरीबी घट करके 1% रह गई। दोनों ही अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अनुमानों में सरकार द्वारा देश की आबादी के करीब 2/3 लोगों को दिए जाने वाले मुफ्त गेहूं, चावल और सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के उपयोग को इस आंकड़े में शामिल नहीं किया गया है। लेख में कहा गया कि HCR में गिरावट उल्लेखनीय है, क्योंकि अतीत में भारत को गरीबी के स्तर में इतनी कमी लाने के लिए 30 साल लगे थे, जबकि इस बार इसे सिर्फ 11 साल में हासिल किया गया। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि अब तटीय खनिज नीलामी का पहला चरण इस साल जून या जुलाई तक शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि खान मंत्रालय ने कुल 10 अपतटीय खनिज ब्लॉकों को सूचीबद्ध किया है। ये ब्लॉक भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित हैं। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत अपनी डिजाइन क्षमता और $10 अरब के प्रोत्साहनों के साथ अगले 5 साल में वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक वैश्विक विनिर्माता भारत में नए फैब और इकाइयां स्थापित करने के लिए आकर्षित होंगे और इस क्षेत्र में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों का दबदबा कम होगा। ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट ने सभी ग्राहकों के लिए अपनी डिजिटल भुगतान पेशकश का ज्यादा विस्तार करने के लिए अपना UPI हैंडल पेश किया है। इनमें फ्लिपकार्ट के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक शामिल हैं। UPI शुरू होने के बाद सुपर कॉइंस, कैशबैक, माइलस्टोन लाभ और ब्रांड वाउचर्स जैसी लॉयल्टी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगी। एक्सिस बैंक द्वारा संचालित फ्लिपकार्ट UPI शुरुआत में एंड्रॉइड के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 10 डेवलपर के ऐप हटाए, जिसके बाद इस सर्च इंजन और भारतीय ऐप डेवलपरों के बीच गतिरोध काफी बढ़ गया है। हालांकि गूगल ने सभी ऐप एक दिन के भीतर वापस प्ले स्टोर पर ले लिए, मगर एक दिन में ही ऐप डेवलपर्स को बहुत नुकसान हुआ। गूगल प्ले स्टोर के द्वारा हटाए गए ऐप्स में शादी.com, भारत मैट्रिमोनी, बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑडियो प्लेटफॉर्म, कुकू FM और डेटिंग प्लेटफॉर्म क्वैक सहित कई ऐप शामिल थे। रूस की अगुवाई में ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने क्रूड ऑयल की सप्लाई में कटौती दूसरी तिमाही में भी जारी रखने का फैसला किया है। इसके पहले ओपेक देशों ने सऊदी अरब की अगुवाई में पहली तिमाही में कुल 22 लाख बैरल रोजाना कटौती को लेकर सहमति जताई थी। ओपेक 2022 के आखिर से लेकर अब तक ऑयल मार्केट को सहारा देने के लिए कई बार उत्पादन में कटौती कर चुका है। इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है न्यूज़ एट 10 भावना नैयर के साथ। देखते रहिए। नमस्कार।